नमस्कार। जनता के मुद्दों की चर्चा के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं मनमोहन भारद्वाज जी। पिछले कई एपिसोडों में आपने देखा होगा कि जन समस्याओं पर बेबाक रूप से ये अपनी विचार रखते आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं नरेला, जो बाहरी दिल्ली का हिस्सा है, वहाँ रोज़ाना लगने वाले जाम की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का कोई भी इलाका हो, वहाँ विकास की बातें बड़े ज़ोर शोर से विज्ञापनों के माध्यम से हमें और आपको सुनने को रोज़ मिलती हैं। पर जब जन सुविधाओं की बात की जाती है तो वहाँ जन सुविधाओं की जो यथा स्थिति होती है वो एक सही पैमाना होता है किसी भी इलाके के विकास का। कहने का मतलब कि जन सुविधाएं ही तय करती हैं कि वहाँ रहने वाले लोग कितने कंफर्टेबल हैं, उनके लिए जन सुविधाओं की क्या स्थिति है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने एक नई शुरुआत की है कि नरेला विधानसभा की समस्याओं पर हम आपको हर सप्ताह एक नए इलाके की नई समस्या से रूबरू कराएं। तो आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 1 नरेला की, जहां की रामदेव चौक से लेकर अलीपुर मोड़ या कह लें कि रेलवे फाटक तक, जो बवाना रेलवे फाटक है, वहाँ तक रोज़ाना लगने वाले घंटों के जाम की। खैर, सबसे पहले मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन जी, अगर बात करें नरेला में वार्ड नंबर 1 में रोज़ाना लगने वाले जाम की, तो आपके विचार से ऐसी कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके कारण, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके कारण नरेला में रोज़ाना घंटों का जाम हमें देखने को मिलता है? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये जो जाम लगता है इसके मैंने जो अपने हिसाब से देखा है, इसमें 4 डिपार्टमेंटों का इन्वॉल्वेशन है। यदि वे 4 डिपार्टमेंट अपना कार्य ठीक प्रकार से करें तो नरेला जाम मुक्त हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन चारों डिपार्टमेंटों को आपसी जो सहयोग है वो 0 के बराबर है। इन चारों डिपार्टमेंटों में एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम होता है ज़्यादातर। इन चारों डिपार्टमेंटों में सबसे पहले PWD है। जिस रोड के लिए आपने बताया वो रोड PWD के अंतर्गत में है। दूसरा डिपार्टमेंट है इसमें MCD, और तीसरा डिपार्टमेंट है दिल्ली पुलिस, और चौथा जो डिपार्टमेंट है ट्रैफिक पुलिस। यदि ये डिपार्टमेंट चारों ठीक समन्वय से यहाँ काम करना चाहें तो यहाँ पर जाम होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस विषय में काफ़ी टाइम से हमने भी पहले कोशिश की है। PMWA जो एक एसोसिएशन है उसने भी कोशिश की है, और जो और भी संस्थाएं हैं उन्होंने भी कोशिश की है। मनमोहन जी, अगर बात करें कि आखिर कोशिशें, मतलब 1 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है नरेला को जाम से जूझते हुए। जब 1 दशक पहले नरेला में मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, तब भी नरेला में जाम की स्थिति इतनी ही बदतर थी और आज भी इतनी ही है। तो 1 दशक बीत जाने के बावजूद ऐसे कौन से कारण रहे हैं, क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से ये जाम हटता नहीं है? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये सबसे बड़ा काम है, और उसमें उनका अपना निजी स्वार्थ है। जैसे PWD रोड पे जो फुटपातें हैं उन पे अतिक्रमण है, और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने जब भी PWD से कहा, PWD कह देता है ये काम MCD का है। यदि हम पुलिस को कहते हैं तो पुलिस ट्रैफिक पुलिस पे टाल देती है, ट्रैफिक पुलिस को बोलते हैं तो वो लोकल पुलिस पे टाल देती है। इस प्रकार से टालने से कोई समस्या हल नहीं होती।
अच्छा मनमोहन जी, आप चूँकि नगर निगम से ही रिटायर हैं, तो क्या आपको ध्यान आता है कि पिछले 10 सालों में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए कभी कोई ड्राइव आयोजित किया हो? मतलब हमें तो ध्यान नहीं आता, पर आपकी जानकारी में क्या है कि नगर निगम ने नरेला वार्ड नंबर 1 से कभी अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ड्राइव शुरू किया हो? बिल्कुल सही पूछा आपने। इसके लिए लगभग 2 साल पहले यहाँ पे एक एसडीएम आए थे, और जब हमने ये समस्या उनके सामने रखी थी तो उन्होंने एक ड्राइव यहाँ पे चालू कराया था। और उस ड्राइव का रिज़ल्ट ये हुआ कि कुछ टाइम के लिए तो फुटपातें बिल्कुल साफ़ हो गई थी, और उन्होंने 15 दिन में 10 दिन में इसमें जो इंक्रोचमेंट थी उसको हटाने के लिए भी काम किया। वो काम सफल भी हुआ, लेकिन उसमें फिर राजनीति आ गई। राजनीति आने के बाद वो काम ठप हो गया। अच्छा, ये राजनीति जो आने की बात जो कही जाती है अक्सर कि राजनीति आ जाने की वजह से ये काम अधूरा रह गया, जाम की समस्या सुलझाने में राजनीतिक दखल कैसे काम करता है, ज़रा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे थोड़ा कि कैसे ये राजनीतिक दबाव होता है जो पब्लिक की सुविधा को ही मतलब बिगाड़ने पे तुल जाता है। उसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग जो लगते हैं उन्हीं के कुछ लोग एरिया में भी होते हैं। आप वो ये चाहते हैं कि हमारे आदमियों को जो जैसे इंक्रोचमेंट है ना हटाई जाए, औरों की हटा दी जाए, लेकिन उससे कोई समाधान होता नहीं है। पीछे भी यही हुआ था, रोड एक तरफ से, फुटपाथ एक तरफ से साफ़ होता चला आ रहा था, लेकिन जो फुटपाथ साफ़ होता जा रहा था पीछे से प्रोग्राम के हिसाब से तो साफ़ हो जाता था, उसके थोड़ी देर बाद फिर उसमें हो जाता था, क्योंकि इसमें दोनों डिपार्टमेंट मिले हुए थे। जब तक वो एसडीएम रहे तब तक उन्होंने अपना काम किया, लेकिन उनके जाने के बाद तो यहाँ जाम की दिक्कत और ज़्यादा हो गई। अच्छा, मतलब मान लें कि बेसिक तौर पर ये जो जिम्मेवारी है ये इलाके के एसडीएम की होती है कि उसके यहाँ अतिक्रमण ना हो। बिल्कुल, इसमें ठीक है, इसमें दोनों का वो है। पीडब्ल्यूडी का रोड है और कॉरपोरेशन प्लस एसडीएम, इन दोनों का सहयोग यदि होगा, क्योंकि पुलिस जो होती है वो एसडीएम के अंडर में होती है, कॉरपोरेशन के जो डीसी होते हैं उसके अंडर में पुलिस नहीं होती है। हमने रिक्वेस्ट करके मांगनी पड़ती है, एमसीडी रिक्वेस्ट करके लेटर डाल के मांगती है, लेकिन वो इनके ऊपर होते हैं, और वो उससे डायरेक्ट जब भी वो अपना विजिट करना चाहे या कुछ वो करना चाहे तो इनकी ड्यूटी है बेसिकली कि ये उनको पुलिस प्रोवाइड करे। अच्छा मनमोहन जी, आप निगम से तो रिटायर कर्मचारी होने के साथ साथ इसी नरेला वार्ड नंबर के 1 के बाशिंदे भी हैं आज की डेट में। आप चूँकि उम्र के एक पड़ाव पे पहुंच भी चुके हैं, तो जानना हम ये चाहेंगे कि ये जो जाम लगता है इससे खास करके आप लोगों के उम्र के लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं? आप चाहें तो महिलाओं और बच्चों की भी बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा शुरुआत आप अपनी परेशानियों से करें कि जाम से आज तक आपको क्या क्या भुगतना पड़ा। जाम से बहुत दिक्कतें आती है। यदि कोई आदमी बीमार हो, इस उम्र में 60 साल के बाद आदमी को ज़्यादातर बीमारियां घेर लेती है। जब भी वो कहीं पे जाना चाहता है तो उसको ये दिक्कतें होती है कि जाम यदि लगा हुआ है तो वो उसको कैसे पार करे। जाम की वजह से आपकी गाड़ी छूट जाती है, जाम की वजह से आपका जो टाइमिंग है डॉक्टर से मिलने का वो ख़राब हो जाता है। जाम की वजह से आपके घर कोई रिश्तेदार आया हुआ है वो नहीं जा पाता। टाइम की वजह से, जाम की वजह से आपकी रेलवे छूट जाती है। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वापस नहीं आती। अच्छा, नरेला में जैसे 2 चीज़ें तो मैं खुद बताना चाहूँगा कि एक तो जो बस टर्मिनल है
उसके लिए ऑलरेडी डीडीए में ज़मीन मौजूद है मास्टर प्लान के हिसाब से। और जो 3 सब्जी मंडियां यहाँ लगती हैं, एक साफियाबाद रोड पे लगती है, एक रामदेव चौक के नज़दीक लगती है और एक पुरानी अनाज मंडी के सामने लगती है। सब्जी मंडी और बस टर्मिनल के लिए पहले से ही मास्टर प्लान के हिसाब से डीडीए की तरफ जगह अलॉट है। उसके बावजूद आज तक इन 2 सुविधाओं को वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया। इसकी वजह से भी नरेला में काफ़ी देखने में आया है कि जाम की स्थिति बन जाती है जब भी किसी रूट की एक बस नरेला के इस सड़क पे जो अलीपुर तिराहे से और रामदेव चौक तक है, यहाँ के बीच में जब भी कोई बस या कोई ट्रक देखा जाता है तो वो पूरा का पूरा एरिया ही जाम हो जाता है। आपकी जानकारी में क्या है कि मतलब इस टर्मिनल को और सब्जी मंडियों को शिफ्ट करने की कभी कोई कवायद हो पाई है यहाँ से? कुछ समय पहले ये जो A10 पॉकेट ए उसके सामने मंदिर है, उसके पीछे जगह डीटीसी वालों को दी गई थी। डीटीसी वालों ने कुछ टाइम के लिए तो इसको यहाँ से पोस्टपोन किया, लेकिन फिर ये वापस यहाँ पे ले आए। इनको क्या लगता है क्या नहीं लगता, इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो यही जाने, क्योंकि जैसे ही यहाँ से इसको शिफ्ट किया तो इनके दिमाग में ये है कि कल को कोई कब्जा ना कर ले, इसलिए ये इसको यहाँ से उठा नहीं रहे। अब जैसे आज़ादपुर में इन्होंने अपना टर्मिनल बना रखा है, यदि ये यहाँ से ना उठाना चाहे या ना उसको वो करना चाहे तो इसको एक खूबसूरत सा बना के और उसको घुमाने लायक, जैसे कि दूसरे एक तरफ से गाड़ियाँ हैं दूसरी तरफ से निकल जाए, क्योंकि स्पेस तो इसमें काफ़ी है। नरेला के सड़कों की जो चौड़ाई है, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, रामदेव चौक से लेकर लाइन्स चौराहे या अलीपुर तिराहा जिसको कहा जाता है या बवाना रेलवे फाटक तक, उसकी चौड़ाई इतनी नहीं है। नरेला में जो आबादी जिस तेज़ी से बढ़ते जा रही है उस हिसाब से उस सड़क की चौड़ाई इतनी नहीं है कि वो एक भी बस का आवागमन वहाँ से झेल सके। एक अदद बस भी अगर इस सड़क से अगर गुजरती है तो पूरी सड़क जाम हो जाती है। ये रोज़ाना देखने में आता है। तो इस टर्मिनल को शिफ्ट करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ऐसा नहीं हो पाया या डीटीसी डिपार्टमेंट ही ऐसा नहीं चाहता? इसमें मेरे को तो जो अपना पर्सनल व्यू है ये लगता है कि डीटीसी जो जानबूझ के यहाँ पे इसको रखना चाह रही है, जबकि ये शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके शिफ्ट होने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। आदमियों को जाम से पिंड छूटेगा, आदमियों को जो और सुविधाएं हैं वो आसानी से मुहैया हो सकती है और इसका वहाँ यहाँ से जाना बहुत ही शुभ रहेगा नरेले वासियों के लिए भी और देहात वालों के लिए भी। इस पे केवल नरेला डिपेंड नहीं है, यहाँ के चारों तरफ जो हरियाणा के लोग हैं वो भी यहाँ से बस पकड़ के जाते हैं। तो असुविधा तो उनको भी है और ये छोटी मोटी असुविधा नहीं है। जो आदमी अपनी ड्यूटी पे सुबह जाने के लिए घर से निकलता है, यदि जाम है तो वो अपनी ड्यूटी पे टाइम पे नहीं पहुंच पाता या उसे ड्यूटी पे टाइम पे पहुंचने के लिए 1 घंटा पहले आना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है और यही बात रात को शाम को वापस आती दफ़ा भी लागू होती है कि वो 1 घंटे बाद में अपने घर पे पहुंच पाता है। यदि ये शिफ्ट कर दिया जाए तो आदमी इजी अपने वहाँ पे आ जाएगा और बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, चेन स्मैकिंग वालों को इससे राहत मिलेगी। क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है चेन स्मैकर वहाँ से उनकी चेन लूट के भाग जाते हैं। यही जेब कतरों का हाल है। जेब कतरे भी जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ से ही जेब साफ करेंगे। यदि ये शिफ्ट वहाँ पे डीडीए में हो जाए तो इससे बढ़िया बात तो कोई है नहीं और ये होनी भी चाहिए। इसके होने से ही इन समस्याओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का और आपके दुकानदारों का,
दुकानदारों के साथ साथ जो लोग इससे आने जाने में एक एक घंटा खराब करते हैं, उनका इनसे छुटकारा मिल सकता है। अच्छा, आपकी संस्था की अगर बात करें तो आपकी संस्था ने क्या इस जाम की समस्या के बारे में कभी कोई पहल करने की कोशिश की है? हमने काफ़ी पत्र व्यवहार किया है। पहले तो आप एक बार दर्शकों को अपनी संस्था का परिचय दे दें। हमारी जो संस्था है रिटायर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक वेलफेयर एसोसिएशन है, जो कि हमारे जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी समस्याओं के लिए बनाई गई है। और उनकी कोई भी समस्याएं हो, विशेषकर क्लास डी, क्लास सी, क्लास 2 और क्लास 1, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष के लिए ही हमने ये संस्था बनाई है। इसके साथ साथ वेलफेयर के कामों से हमारी संस्था जुड़ी हुई है। उसमें वेलफेयर के कामों में हमारा ये एक पॉइंट है इसको हटाने का, जाम हटाने के लिए, और उसके लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन हमारे को कहाँ कहाँ आपने संपर्क करने की कोशिश की, कहाँ कहाँ आप लोगों ने गुहार लगाई? हमने एलजी साहब के यहाँ पे गुहार लगाई, ट्रांसपोर्ट में दिल्ली अपने जो सीएम हैं इनके यहाँ पे गुहार लगाई है, और इसी प्रकार की कंसर्न डिपार्टमेंट को ही हमने गुहार लगाई है। हमने पुलिस से अभी तक इस बारे में बात नहीं की है। अब हम जो मीटिंग होगी उसमें इसको उठाएंगे, मीटिंग में भी। तो कुल मिलाकर जो आज बातचीत हुई मनमोहन भारद्वाज जी से, एक बात तो साफ तौर पे समझ में आती है कि जो नरेला का जो जाम है, खास करके जो रामदेव चौक से लेकर बवाना रेलवे फाटक तक कह लें या अलीपुर तिराहे तक कह लें, जो अलीपुर की तरफ निकलता है लाइंस चौराहे से होकर, वहाँ तक जो रोज़ाना का जाम दिखता है, उसकी दो खास वजहें हैं। एक, अनाज मंडी के ट्रकों का अंदर नरेला रिहायशी इलाके में इस सड़क पे आना, और दूसरा बस टर्मिनल का यहाँ मौजूद होना। बस टर्मिनल को जल्द से जल्द, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या डीटीसी के विभागीय स्तर पे हो, जल्द से जल्द इसको डीडीए की तरफ जो ज़मीन अलॉट की गई है मास्टर प्लान के हिसाब से, वहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए। क्योंकि इसके को शिफ्ट किए बिना टर्मिनल को यहाँ से शिफ्ट किए नरेला के जाम को लेकर कभी भी कोई भी कार्रवाई सिरे नहीं चढ़ सकती। क्योंकि नरेला के अंदरूनी सड़कों की चौड़ाई इतनी नहीं है कि वो एक बस के आवागमन को भी झेल सकें। दूसरी चीज़, नरेला में कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया अनाज मंडी, आईटीबीटी कैंप, नरेला रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली का आखिरी बॉर्डर भी लग जाता है, इसके बाद सीधे सोनीपत का आता है। उसके अलावा नरेला में पीएससी है, और भी कई सारी इम्यूनिटी ऐसी हैं जो कि नरेला को लोगों की आवाजाही का एक मुख्य केंद्र बना देती है। तो ऐसे में खास करके राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस नरेला को एक तरीके से बसाया जाए। जैसे यहाँ सबसिटी नरेला का प्लान हुआ है, उस हिसाब से यहाँ की इम्यूनिटीज़ को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से इसे यहाँ के राजनेता लेते हैं। नरेला के जाम को हटाने के लिए हमारा जो जन संघर्ष है वो इसी तरह जारी रहेगा। अगले एपिसोड में हम किसी एक और अन्य समाज सेवी के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपके साथ नरेला की मुख्य समस्याओं के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मनमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका दिल्ली 24 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय समय पर ये समस्याओं को उठाता रहता है और इसके लिए संघर्ष में काम करता रहता है। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।